वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बच गए थे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बच गए थे, उन्हें डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य का निर्माण अथवा सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि आपको मालूम ही होगा कि जो ये शक्ति है किसके पास में, तो ये सब शक्ति है संसद के पास में। राज्य किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना या किसी नए राज्य का निर्माण करना, ये सारे जो अधिकार हैं किसके पास में, संसद के पास में, यानी केंद्रीय विधायिका के पास में ये सारे अधिकार हैं। ये सारे अधिकार राज्य के पास में नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन अभी पूछ रहा है आपसे कि किस अनुच्छेद में ये वर्णित किया गया है कि जो केंद्रीय विधायिका है, जो संसद है या जो पार्लियामेंट है, वो राज्य का किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है अथवा एग्जिस्टिंग राज्य में जो पहले से राज्य बने हुए हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन या फिर उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 3, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 3 के तहत केंद्रीय विधायिका या संसद को अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है अथवा उनकी सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? अब यहाँ पे राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है, ठीक है, राज्य क्या होता है, किसे राज्य कहा गया है संविधान के अकॉर्डिंग, ये परिभाषा किस में दी गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 15। तो आपका दोस्तों इसमें सही क्या ऑप्शन है? आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। राज्य की परिभाषा किस में दी गई है? राज्य की परिभाषा ए में दी गई है। राज्य क्या होगा, कैसे होगा, किन किन ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूशन को राज्य कहा जाएगा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये सब कुछ वर्णित है आर्टिकल 12 में। ठीक है, और ये किसके तहत आता है? ये आपका आता है भाग 3। यदि आपको मालूम होगा ये भाग 3 में आता है। ठीक है, और भाग 3 में क्या आते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं 12 से 35 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं और इसी के तहत राज्य की परिभाषा बतलाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो प्लीज़ इसे सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 किस बारे में बतलाता है? ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 56 है वो किस बारे में बात करता है, यानी आर्टिकल 56 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति के लिए अर्हता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि आर्टिकल 56 जो है आर्टिकल 56 क्या करता है? आर्टिकल 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? तो वो उसके निर्वाचन से, यानी जिस दिन से उसने अपना पद ज्वाइन किया है उस दिन से लेके 5 साल तक की पदावधि उसके लिए होती है। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा कि जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आर्टिकल 52 से लेके 51 तक चलता है। कहाँ तक? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जिसकी बात की गई, पूरे केंद्र या संघ की बात की गई। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही हुआ? आपके यहाँ पे 52, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेनी होती है? या राष्ट्रपति अपने जो पद की शपथ लेता है वो किस अनुच्छेद के तहत लेता है? आपके ऑप्शन क्या क्या? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 59 यानी 59 और अनुच्छेद 61। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 61 के तहत जो है अपने राष्ट्रपति पद की शपथ 60 के तहत जो है राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। और इसमें उसकी शपथ का वर्णन होता है कि वो अपनी शपथ में क्या क्या बोलेगा, इसमें सब कुछ वर्णित होता है। तो ये किसके तहत होता है? आर्टिकल 60 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी पद की शपथ लेता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है अपने पद की शपथ लेता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हुआ? आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हुआ दोस्तों ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है? ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति की एक कूटनीतिक शक्ति है कि बड़ी शक्ति है जो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस किस इसको क्षमता शक्ति किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? आपकी ऑप्शन है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 73। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 72, यानी कि आर्टिकल 72 के तहत। क्या है? आर्टिकल 72
के तहत क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है। अब होता क्या है कि जब भी किसी भी इंसान को फांसी की सजा दे दी जाती है, किसी को मृत्यु दंड दिया जाए, क्या दिया जाए, मृत्यु का दंड या फिर फांसी की सजा, तो उसको क्षमादान करने की शक्ति, जो फाइनल शक्ति है, जो आखिरी शक्ति है, वो किसके पास होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। जो स्टेट में जो गवर्नर होते हैं उनके पास ये शक्ति नहीं होती है। ये शक्ति जो सिर्फ और क्षमादान की शक्ति है, खासकर मृत्यु में और फांसी में, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्रदान की गई है और राष्ट्रपति ही इनका प्रयोग करता है। जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, तो वो हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट भी उसकी फांसी या मृत्यु को कन्फर्म कर देता है, तो फिर लास्ट में उसको अपील कर सकता है एक बार राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति से क्षमादान दे देते हैं तो वो क्षमा हो जाए, क्षमा प्रार्थी हो जाएगा, और यदि नहीं देते हैं तो फिर उसे फाइनली मृत्यु या फांसी दे दी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति भी उसे ऐसे ही उससे मुक्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ बेसिस होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। उस बेसिक के आधार पर, उस रूल्स के आधार पर यदि उन्हें लगता है कि हाँ इसे क्षमादान दिया जाना चाहिए, तो ही वो उसे क्षमादान देंगे, अदरवाइज उसके क्षमादान को वो डिनाई कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं। तो ये इसका रूल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी क्षमादान दे दें कि चलो यार ये ऐसा है, लग रहा है कि हाँ ठीक है, सिंसियर लग रहा है देखने में कुछ भी आपको, तो आप उसको समाधान दे देंगे, नहीं। उसके लिए कुछ नॉर्म्स बने हुए, कुछ नियम बने हुए, उनके आधार पर यदि उनको लगता है तो ही वो उसे क्षमादान देंगे, अदरवाइज उसे नहीं देंगे। राष्ट्रपति का स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो किसी को भी दे दें किसी को भी नहीं दें, उसके कुछ आधार होते हैं, उसके बेस पे ही उन्हें क्षमादान दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में महान्यायवादी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अब महान्यायवादी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, देखिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, अटॉर्नी जनरल। कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, महान्यायवादी। अब ये होता कौन है, तो देखिए महान्यायवादी जो होता है वो देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर ही लॉ का ज्ञाता होता है। किसके बराबर, जो देश में सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उसके जो जजेस होते हैं उनके बराबर उसको भी जो होता है वो कानून का ज्ञान होता है, ठीक है, कानून का ज्ञान होता है, और इसके बराबर इनको कानून का ज्ञान होता है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल भी होता है, यानी उसके लायक भी होता है। तो ये क्या होता है, ये सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। आप क्या कह सकते हैं कि सरकार का सबसे बड़ा ये कानून अधिकारी होता है, यानी कि इससे बड़ा सरकार में कोई कानून अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। और यही जब भी किसी को सरकार से मदद चाहिए होती है, सरकार को किसी भी कानूनी मदद की आवश्यकता होती है, तब यह सरकार की मदद करता है। साथ ही सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पे, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यदि कोई संदेश जाता है सरकार के लिए तो सरकार को, यानी ये उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का भी काम करता है। सब सरकार का जो मैसेज होगा वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कराएगा, और सुप्रीम कोर्ट की कुछ बात कहती है गवर्नमेंट के लिए, तो वो गवर्नमेंट से पास आउट करता है। साथ में यदि गवर्नमेंट को कहीं भी किसी भी कानून की आवश्यकता होती है, कानूनी मदद की, तो वहाँ पे सरकार की मदद भी करता है। और इस प्रकार ये जो महान्यायवादी है ये सबसे बड़ा कानून अधिकारी कहलाता है अपने पूरे ऑल ऑफ द इंडिया, यानी इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। जब हम सेंटर के लेवल पे करें, और राज्य के लेवल पे कौन होता है, तो राज्य के लेवल पे होता है महाअधिवक्ता, ठीक है, महाअधिवक्ता। और अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया इसका वर्णन। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77 या फिर अनुच्छेद 78। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है। तो संसद सदस्यों द्वारा शपथ या जो प्रतिज्ञान है, यानी शपथ जो है, सिंपल से समझिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद सदस्य, यानी कि अब संसद सदस्य कौन होते हैं, सांसद, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, सांसद बोलते हैं। और सांसद मतलब एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, जो ओथ ली जाती है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी किस अनुच्छेद में लिखा गया है उनकी शपथ को, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो किस आर्टिकल के तहत ये ली जाती है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 98 या फिर अनुच्छेद 99। तो इसका आपको पता ही होगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये आर्टिकल 99, आर्टिकल 99 या अनुच्छेद 99 के तहत जो है संसद सदस्य यानी कि एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपनी शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। वो शपथ में क्या बोलेंगे ये प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है, तो उसके तहत यहाँ पे ये लोग शपथ लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन कौन से होते हैं, तो देखिए क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई जज सेवानिवृत्त हो जाता है, उसकी जॉब अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेता है, तो वो सेवानिवृत्त कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में काम बहुत ज़्यादा हो गया है और
जो जजेस हैं उनकी संख्या कम पड़ रही है उस काम को करने में, तो ऐसे समय में क्या होता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उनकी इच्छा से, यदि उनकी इच्छा है, यदि वो एग्री है, तो उनको बुलाया जा सकता है काम करने के लिए, और जब तक वो वहाँ काम करते हैं उनको वही वेतन भत्ते और फैसिलिटी और विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो होती ही चीज़ है। अब यहाँ बात की गई कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130 या फिर अनुच्छेद 131। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, अनुच्छेद 128, यानी कि आर्टिकल 128 में इसका वर्णन किया गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति वर्णन कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 128 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अब ये क्या होता है? तो इसके लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है वो होता है कैग। क्या होता है? कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149 या फिर अनुच्छेद 150। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि अनुच्छेद 149 में जो कैग यानी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 149 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदावधि, ये पदावधि है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदावधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? किस अनुच्छेद में किया गया राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदावधि का वर्णन? ठीक है, तो नियुक्ति, पहले नियुक्ति की किस बात में है, किस अनुच्छेद में, और फिर पदावधि। तो पहले हम देखेंगे कि नियुक्ति किस अनुच्छेद में है और फिर पदावधि, पहले नियुक्ति और फिर पदावधि। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 111, 156, 155, 157, 155, 156 या फिर 154, 156। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि अनुच्छेद 155 और 156। इसका मतलब क्या हो कि अनुच्छेद 155 में किसकी बात कही गई है? तो अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? नियुक्ति की बात कही गई है। और 156 में किसकी बात की गई है? तो 156 में पदावधि, पदावली नहीं है वो, पदावधि, यानी कितने टाइम पीरियड उसका है, राज्यपाल कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाएगा। तो वैसे तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो राज्यपाल का वैसे तो टाइम पीरियड 5 साल के लिए होता है, यानी जिस दिन चुना गया है, जिस दिन से उसने अपना पद ग्रहण किया है उस दिन से वो 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन स्टिल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो उस पद पर रहेगा, और राष्ट्रपति उसे कभी भी किसी भी समय उसके पद से हटा सकता है या उसका राज्य चेंज कर सकता है और उसे किसी दूसरे राज्य का बना सकता है या फिर किन्हीं 2 राज्यों का कॉमन भी बना सकता है। और राष्ट्रपति यह खुद अपने स्वविवेक से नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री जो होता है उसकी अध्यक्षता में कैबिनेट की जो सहमति होती है उसके अनुसार करता है इस कार्य को, ना कि खुद के स्वविवेक से नहीं करता इस कार्य को। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किसमें? राज्यपाल की नियुक्ति 155 और पदावधि जो 156 में वर्णित की गई है। इस प्रकार आपका क्या ऑप्शन सही था? इस प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में, ये क्या है? उच्च न्यायालय यानी कि एचसी, यानी कि हाई कोर्ट में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के न्यायाधीशों का अंतरण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यानी कि उच्च न्यायालय जो है उसमें किसी भी न्यायाधीश को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जो ट्रांसफर किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ये सब कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसका स्थानांतरण, उनकी पदच्युति, जो सब कौन करता है? तो ये सारा कुछ काम करता है कॉलेजियम। कौन करता है? कॉलेजियम। अब कॉलेजियम में कौन कौन होता है? तो कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजेआई, साथ में सुप्रीम कोर्ट के ही 4 वरिष्ठ जज सॉरी, ये 5 लोग मिलकर कॉलेजियम व्यवस्था को बनाते हैं और यही लोग इसे करते हैं। इसके लिए पहले यही लोग करते हैं। इससे पहले दूसरी व्यवस्था आई थी, पर वो मैंने आपको समझा चुका हूँ पहले भी, लेकिन अब जो काम करता है वो कॉलेजियम में काम करता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 221, 222, 223 या फिर 224। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 222, यानी कि आर्टिकल 222 है ना, 222 बोल सकते हो, 222 बोल सकते हो, 222 बोल सकते हो। अनुच्छेद 222 के तहत, आर्टिकल 222 के तहत ये काम कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश को किसी भी दूसरे न्यायाधीश में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि एवम संचित निधि, ठीक है, आकस्मिकता निधि एवं संचित निधि की बात कही गई है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 268, 266, 267, 268, 267, 266 या फिर अनुच्छेद 266, 267। तो उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 267 और 266, यानी कि अनुच्छेद 267 और अनुच्छेद 266। अब बात आती है दोनों चीज़ों की बात है, तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं 267 की, 267 में क्या है? आकस्मिकता निधि। कौन सी निधि?
आकस्मिकता निधि, जो कि इमरजेंसी फंड जिसको बोला जाता है, ठीक है, इमरजेंसी फंड है ना, आकस्मिकता निधि। और 266 में क्या है, संचित निधि, जिसे क्या बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड, क्या बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। तो इनकी बात कही गई है। तो अब याद रखिएगा कि 267 में यानी कि संचित निधि की बात पहले है, तो 266 आएगा संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, और 267 में है आकस्मिकता निधि यानी कि इमरजेंसी फंड की बात कही गई है। तो इस प्रकार आपका इसमें का ऑप्शन था, इसमें आपका ऑप्शन सही था सी, 267, 267। अच्छा, डी सही क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने पहले आकस्मिकता निधि पूछा है, बाद में संचित निधि पूछा। यदि मैं पहले संचित निधि बोलता फिर आकस्मिक निधि तो ऑप्शन डी सही होता है, लेकिन मैंने पहले क्या कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और पहले आकस्मिकता निधि कर दिया और फिर संचित निधि कर दिया। इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा इस कारण से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय का जो हस्तक्षेप होता है, न्यायालय को हस्तक्षेप करने का जो अधिकार प्रदान किया गया है, उसे संवैधानिक किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 329 या फिर अनुच्छेद 330। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी, अनुच्छेद 329। आर्टिकल 329 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में किसी प्रकार का धांधली होती है या कुछ भी गलत किया जाता है तो वहाँ पे न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है स्टिल, जबकि निर्वाचन जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन जो अपने आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि एक संवैधानिक संस्था है, बट यदि वो कुछ भी ऐसा करती है कि वो सत्ता पक्ष को फेवर देने की कोशिश करती है या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ भी रिलाइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट उसमें जनरली सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, यहाँ पे निबंध नहीं है, कुछ और वर्ण होगा। यहाँ पे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 376 या फिर अनुच्छेद 377। तो उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि आर्टिकल 377। आर्टिकल 377 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के यानी क्या के निबंध नहीं है, कुछ और होगा यहाँ पे। इसके मैं आपको बता दूंगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 377 में वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, यानी लोक सेवा आयोगों का वर्णन जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 378, 370, 376 या 376, या 375 था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या सही है इसमें, आपका सही ऑप्शन है इसमें दोस्तों ए, यानी कि आर्टिकल 378 या अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में वर्णित किया गया है या इस अनुच्छेद में के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हुआ, तो आपका ऑप्शन सही हुआ इसमें दोस्तों ए, 378। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और साथ ही से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मन लगा पढ़ाई करें। और क्लासेस जल्दी ही ओपन होने वाली है, तो हो सकता है हम ऑफलाइन क्लास में मिलने लगेंगे। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर जाएं, अदरवाइज बाहर ना निकलें, और जब भी बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं, साथ ही दूरी बनाकर रखें क्योंकि खतरा भी टला नहीं है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।